देखे थे हमने 7। उसके बाद ब्रावाइस लेटिसेस की बात की थी, है ना। और फिर एनालिसिस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल स्टार्ट किया था। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल्स में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सीख रहे थे डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स में, जिसमें कि सबसे पहले हमने सिंपल क्यूबिक स्टार्ट किया था। तो सिंपल क्यूबिक में आपको समझा रहा था, सब समझाया था बेटा, माहौल बना दिया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। समझा रहा था ना कि एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होगा, ऐसा कुछ बताया था। एक कॉर्नर 8 रूम्स के बीच में कॉमन होता है, 4 इस फ्लोर पे और 4 ऊपर वाली फ्लोर पे। ये वाले कॉर्नर के लिए समझाया था ना, याद आ रहा है अब। इस वाले कॉर्नर को चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जिसको रैंक ऑफ क्रिस्टल या जेड भी बोलते हैं। जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड की वैल्यू चाहिए हमें। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कहां रखे हुए हैं, कॉर्नर्स पे। कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के अंदर, 8 कॉर्नर्स हैं। तो 8 कॉर्नर्स और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/8। कैसे हुआ, ये वाला कॉर्नर 4 रूम के बीच में इस फ्लोर पे शेयर्ड है, ये वाला रूम, इसके बगल वाला रूम, सब देख रहे हैं यहां पे। ये वाला रूम किस कॉर्नर की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी कॉर्नर को लेके समझ सकते हैं। अभी वो वाला कॉर्नर लिया, ये कॉर्नर इस रूम के बीच में कॉमन है, बगल वाले रूम के बीच में कॉमन है, इस रूम के पीछे जो रूम होगा उसमें है, और बगल वाले रूम के पीछे जो रूम होगा उसमें है। इन सब रूम्स का ये टॉप कॉर्नर है, टॉप कॉर्नर। ऐसे ही 4 रूम ऊपर होंगे, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे, उन चारों रूम्स का ये बॉटम कॉर्नर हो जाएगा। तो ऐसे 8 रूम्स के बीच में कॉर्नर कॉमन है। अगर यहां पे पार्टिकल रखा होता, इस कॉर्नर पे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका सेंटर इस कॉर्नर पे लाई करता है, पार्टिकल जिसका सेंटर कॉर्नर पे लाई करता है, तो वो पार्टिकल भी 8 रूम्स के बीच में इक्वली डिवाइडेड होता। 8 यूनिट सेल 8 रूम्स के बीच में इक्वली डिवाइडेड होता, तो हर एक के अंदर इफेक्टिवली कितना हो गया, 1/8। इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल z की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए क्या आ गई, 1। 1/8 इंटू 1, 1। देखो सिंपल क्यूबिक, एक बार फिगर भी दिखा देता हूं। ये रहा लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है, देखो इधर इस तरह का होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्यूब कहां दिख रहा है, इन पार्टिकल्स के सेंटर को अगर ज्वाइन कर दोगे तो क्यूब बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कुछ इस तरह से ये बन गया क्यूब। और ये दिख रहा है आपको इफेक्टिवली इस यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, 1/8। ये थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा है, बाकी कहां गया, ये दिख रहा है, ये सेंटर कहां लाई कर रहा है, कॉर्नर पे। इस पार्टिकल का सेंटर है कॉर्नर पे, बाकी पूरा का पूरा पार्टिकल इस यूनिट सेल के अंदर नहीं है। कितना इफेक्टिवली, 1/8। समझ गए सब लोग मेरे हिसाब से, सिंपल क्यूबिक में निकाल लिया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स कहां है, पार्टिकल्स आर ओनली एट कॉर्नर्स। और कौन से कॉर्नर्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एडजेसेंट, आजू बाजू के कॉर्नर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एडजेसेंट कॉर्नर्स आर टचिंग ईच अदर। सिंपल क्यूबिक, करो नोट करना है तो।
चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सेकंड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बोलो पार्टिकल्स कहां कहां हैं? पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर पे हैं कि नहीं है? कॉर्नर पे होते हैं, लास्ट क्लास में बताए थे सारे यूनिट सेल कॉर्नर्स पे हैं, ऑल कॉर्नर्स, प्लस बॉडी सेंटर पे, एक बॉडी सेंटर, सेंटर तो एक ही होता है, एक पार्टिकल बॉडी सेंटर पे। तो अब बताओ z की वैल्यू, कॉर्नर्स वाले पार्टिकल को काउंट करना है, कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर, हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। बस यही क्या, कोई और भी है? एक और है, कौन सा? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पे जो पार्टिकल रखा हुआ है, इस रूम के सेंटर पे जो पार्टिकल रखा हुआ है, पूरा का पूरा इसी रूम के अंदर है कि बगल वाले रूम के अंदर भी है? इसी रूम के अंदर है। इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 100%। उसको कितना काउंट करेंगे? 1, तो +1, मतलब z इज इक्वल टू 2। बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, शॉर्ट में बीसीसी बोलते हैं, बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स और रैंक ऑफ क्रिस्टल और z की वैल्यू आ गई 2। लिखते जाओ थोड़ा, नहीं तो ऐसा लगेगा मूवी देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद पॉपकॉर्न खाने का मन करेगा। कल की पीपीटी मिली थी आप लोगों को? मॉड्यूल्स मिल गए? चलो आज की क्लास खत्म होने के बाद कुछ होमवर्क देंगे मॉड्यूल में से। ये देखो बॉडी सेंटर्ड राइट साइड में बना हुआ है, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं और एक बॉडी सेंटर पे है। इस तरह के पार्टिकल्स हैं। क्या कॉर्नर टच करते हैं एक दूसरे को? बोलो, कॉर्नर टच करते हैं यहां पे? अरे नहीं करते ना, देखो यहां टच कर रहे थे, यहां टच कर रहे थे। अब इसी साइज का पार्टिकल एक बीच में घुसा दोगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सारे कॉर्नर्स दूर दूर हो जाएंगे। तो बॉडी सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल सारे पार्टिकल्स को टच करता है, सारे कॉर्नर्स को टच करता है, लेकिन कॉर्नर कोई भी आपस में टच नहीं करते हैं, बॉडी सेंटर। अब वही कहानी है, ये रहा कॉर्नर 1/8 1/8 और बॉडी सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल पूरी तरह से इस क्यूब के यूनिट सेल के अंदर है, बीसीसी। नेक्स्ट आ जाते हैं एफसीसी पे। एफसीसी तो पार्टिकल्स कहां कहां हैं एफसीसी में? कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, वो तो हर यूनिट सेल में है। ऑल कॉर्नर्स प्लस ऑल फेस सेंटर्स। फेस सेंटर्स कितने क्यूब के अंदर? 6 फेसेस होते हैं, 4 इस रूम की दीवार, एक ऊपर एक नीचे, 6 फेसेस। अच्छा पहले कॉर्नर की बात कर लें। z इज इक्वल टू वही 1/8 × 8 कहानी, प्लस अब फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन बताओ। फेस सेंटर है 6, इसमें कोई समस्या नहीं। कंट्रीब्यूशन कितना है? फेस सेंटर होता कहां है? फेस सेंटर कहां होता है? इस दीवार पे। इस दीवार के सेंटर पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, तो ये बताओ ये दीवार कितने रूम्स में कॉमन है? कोई भी दीवार कितने रूम्स में कॉमन हो सकती है? 2 रूम में। अगर सेंटर पे पार्टिकल रखा हुआ है तो आधा पार्टिकल इधर और आधा बगल वाले रूम में। ऊपर वाला सीलिंग कितने रूम्स में कॉमन है? इसमें और इसके ऊपर वाले में। ये वाली दीवार इस रूम में और इसके पीछे वाले में। तो कोई भी फेस
मैक्सिमम कितने यूनिट सेल के बीच में कॉमन हो सकता है? दो। दो यूनिट सेल के बीच में ही कॉमन होता है। तो अगर पार्टिकल दीवार पर रखा हुआ है या फेस के सेंटर पर रखा हुआ है तो वो दो यूनिट सेल में डिवाइडेड है इक्वली, मतलब हर एक यूनिट सेल में हाफ कंट्रीब्यूशन हो गया, आधा आधा दोनों के अंदर। ये क्या है भाई? कॉर्नर वाले, और ये है फेस सेंटर वाले। तो टोटल कितना? ये 1 और ये 3, 1 + 3 = 4। Z = 4 आ गया FCC के अंदर। Z = 4। सबको क्लियर? FCC कैसा है? ये देखो बीच में बना हुआ है, ये मैंने लास्ट क्लास में दिखाई दिया था डायग्राम। कॉर्नर्स पे येलो वाले पार्टिकल हैं और फेस सेंटर पे ये कुछ रेड ऑरेंज कलर के पार्टिकल हैं। अलग अलग कलर से दिखा दिया है, बाकी सारे पार्टिकल बिल्कुल एक ही जैसे हैं। हर एक का रेडियस, साइज, वॉल्यूम सब कुछ बराबर है। वो तो अलग दिख जाए यहाँ पे फिगर के अंदर, इसलिए अलग कलर यूज किया है। सारे पार्टिकल्स चाहे वो फेस सेंटर पे हो चाहे कॉर्नर पे हो, सब बराबर है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताइए, क्या कॉर्नर टच कर रहे होंगे एक दूसरे को? नहीं। देखो यहाँ कॉर्नर टच करते हैं, ये कॉर्नर टच कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक में। अगर इस फेस के सेंटर पे यहाँ बीच में एक पार्टिकल घुसा दोगे तो ये कॉर्नर दूर दूर हो जाएंगे कि नहीं एक दूसरे से? ये कॉर्नर सारे दूर दूर हो जाएंगे, तो ये टच नहीं करेंगे। बट ये सारे कॉर्नर किसको टच करेंगे? फेस के सेंटर को, अपने रिस्पेक्टिव फेस के सेंटर को टच कर रहे हैं FCC के अंदर। ये दिख रहा है आपको कंट्रीब्यूशन, फेस पे रखा हुआ पार्टिकल। ऊपर देखो ये आधा दिख रहा है आपको इस यूनिट सेल के अंदर, आधा इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में होगा। फेस पे रखा हुआ आधा, कॉर्नर पे रखा हुआ 1/8। चलो अब आ जाते हैं कुछ सवाल पे। A solid crystallizes in cubic lattice, जिसमें के कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे P एटम्स रखे हुए हैं, और फेस सेंटर्स पे Q एटम्स रखे हुए हैं। फॉर्मूला आपको बताना है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। तो आपको पता है कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, बॉडी सेंटर का कितना होता है और फेस सेंटर का कितना होता है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दो, P एटम्स इफेक्टिवली कितने होंगे, Q एटम्स इफेक्टिवली कितने होंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा। यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर कितने P एटम्स हैं इफेक्टिवली, ये आपको पता करना है, और कितने Q एटम्स हैं ये पता करना है। तो यूनिट सेल का जो फॉर्मूला होगा वही सॉलिड का फॉर्मूला होगा, क्योंकि यूनिट सेल के रिपीटेशन से ही तो पूरा सॉलिड बनता है। करो सॉल्व। क्या फॉर्मूला आया? P + Q/2 कैसे निकाला ये बताओ? P की पोजीशन क्या है? नंबर ऑफ P और Q एटम्स निकालने होंगे ना हमें। यूनिट सेल के अंदर कितने हैं?
तो बताओ नंबर ऑफ पी एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ पी एटम्स इन यूनिट सेल एक है। पी एटम्स की पोजीशन बोलो बेटा, क्या दिया है क्वेश्चन में? पी एटम्स कहां है? कॉर्नर पे। कॉर्नर और बॉडी सेंटर अंडरलाइन भी कर दिया। देखना भूल गए थे क्या? अब इससे ज्यादा क्या दिखाया जाए? इतना बहुत है। अब भी नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब चश्मा चेक करवाओ अपना। नंबर ऑफ पी एटम्स इन यूनिट सेल, कॉर्नर पे पी एटम्स हैं कितने? 8 कॉर्नर होते हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, मतलब एक पार्टिकल तो इफेक्टिवली कॉर्नर्स पे रखा हुआ है पी का। और एक बॉडी सेंटर पे कितने पार्टिकल्स होते हैं? एक पूरा। इसका मतलब पी एटम्स कितने हो गए यूनिट सेल के अंदर? 2 हो गए कि नहीं हो गए? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। अब नंबर ऑफ क्यू एटम्स बताने हैं। क्यू एटम्स कहां है? फेस सेंटर पे। बताओ कितने होंगे क्यू एटम्स? हाँ 3। 4 तो नहीं लग रहे किसी को? बोला एफसीसी में तो 4 पढ़े थे हमने। अरे वो एफसीसी पूरा का पूरा यूनिट सेल है जिसमें के कॉर्नर पे भी पार्टिकल होते हैं एक ही टाइप के, और वही फेस सेंटर पे भी होते हैं। यहां पे क्या दिया? कॉर्नर पे कोई दूसरा पार्टिकल है, कौन सा? वो पी, वो काउंट कर लिया हमने। क्यू एटम्स बस कहां है? फेस सेंटर पे। तो फेसेस कितने? कॉर्नर क्यूब में फेसेस हैं 6, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना? आधा। मतलब पार्टिकल कितने हो गए? क्यू पार्टिकल हो गए 3। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशो लिखते हैं हमेशा। फॉर्मूला हो गया P2Q3। जो यूनिट सेल का फॉर्मूला है वही सॉलिड का फॉर्मूला हो जाएगा। कोई समस्या तो बताओ पीछे बालकों। यहीं हो ना? क्लासरूम में ही हो? कहीं और तो नहीं भटक रहा है? किसी की याद आ रही हो? ऐसा कुछ तो नहीं? समझ में आ रहा है पूरा पूरा? हैं? मतलब ऐसे कान पकड़ रहे तो मजा नहीं आ रहा है? ऐसे वैसे पकड़ ले भाई तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन तो एक ही होगा दोनों में। अगला सवाल। अब तुमने लिखना स्टार्ट किया है? एक ही बनाओ, कहां रफ, इतनी मेहनत मत करो। एक ही बार तो सिलेक्ट होना है, दो दो कॉपी क्यों बना रहे? आगे बढ़े। अब ये सवाल पढ़ो। इन द अबव सॉलिड, एक कॉर्नर से एटम हटा दिया, 1 एटम फ्रॉम द कॉर्नर इज रिमूव, इज मिसिंग। तो स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या? अरे वही फॉर्मूला ही पूछा है ना। स्टोइशियोमेट्री का मतलब किसके कितने पार्टिकल हैं, फॉर्मूला ही बताना है फटाफट। हाँ P1, P1 ही है अभी तुम्हारा, और Q3 बेटा कॉर्नर से हटाया है तुमने, कहां से हटा दिया? थोड़ा दिमाग लगाओ।
एक कॉर्नर से हटाया कि सारे कॉर्नर से हटाया? फ्रॉम वन एटम फ्रॉम द कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर से हटाया है, एक एटम को हटाया है, सारे कॉर्नर से नहीं हटाया है। किसी एक कॉर्नर से पार्टिकल रिमूव किया। P15Q24, क्या ये सिंपलेस्ट रेशो है बेटा? सिंपलेस्ट रेशो लिखते हैं ना सॉलिड्स, क्या ये सिंपलेस्ट रेशो है? उसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर दो, आंसर सही है तुम्हारा। बताओ अब पी एटम्स कितने बचे? एक कॉर्नर खाली कर दिया तो 7 कॉर्नर तो है ना अभी भी, 7 कॉर्नर में पार्टिकल है, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 प्लस बॉडी सेंटर पे तो जैसा था वैसा का वैसा ही है, पिछले क्वेश्चन से ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो ये कितना हो गया? 15/8। अरे हो गया कि नहीं? ये तो नहीं दिखाना सॉल्व करके, एलसीएम लेके तो नहीं दिखाना पड़ेगा ना। क्यू एटम्स कितने? उनमें तो छेड़छाड़ी की नहीं कुछ, वो तो जितने थे उतने के ही हैं। 6 फेसेस पे थे, हर एक का कंट्रीब्यूशन आधा होता है 3। तो P15/8 इंटू Q3, ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो बन जाएगा P15Q24, ये भी सिंपलेस्ट रेशो नहीं है। इसको डिवाइड कर दो कितने से? 3 से, तो P5Q8, ये हो गया आंसर। P5Q8, दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ऐसे भी कर सकते थे कि पार्टिकल कितने थे, पहले हम काउंट कर चुके थे कि टोटल पी एटम्स कितने हैं? 2, और उसमें से एक कॉर्नर हटाया, मतलब कितना पार्टिकल हटाया? 1/8, तब भी 15/8 ही आएगा। अरे है कि नहीं? टोटल पार्टिकल्स पी के 2 थे, लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, एक कॉर्नर हटाया मतलब 1/8 कम कर दिया तो 15/8, इतने पी एटम्स बच गए। एक ही बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखो, चित्र के साथ है ये, ध्यान से देखो इस चित्र को, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, फिर पेन चलाना शुरू करना। ये पूरा यूनिट सेल है, ये पूरा यूनिट सेल है NaCl का। NaCl का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आगे डिटेल में भी बात करनी है हमें। अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- आयंस पर यूनिट सेल। 1/2। कौन बोला? इतनी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी क्या है? दुर्घटना से देर भली, सुना है ना ऐसा तुमने? हाँ तो ध्यान से पढ़ो, उसको देखो पहले। सबसे पहले Cl- को पकड़ लो, Cl- लिखा हुआ है यहां पे, ब्लू डॉट्स आर Cl-। Cl- पे फोकस करो अभी सिर्फ, ओनली Cl-। कितने हैं तो उनकी पोजीशन देखो पहले कहां है। क्या Cl- इस बड़े क्यूब के हर एक कॉर्नर पे रखे हुए हैं? बोलो, क्या Cl- क्यूब के हर एक कॉर्नर पे रखे हुए हैं? हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जानते हो? और Cl- क्या हर एक इस क्यूब के हर एक फेस सेंटर पे भी रखे हुए हैं? क्या ब्लू डॉट हर जगह फेस सेंटर पे है? फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन जानते हो? Cl- के नंबर आ जाएंगे, निकालो जरा। अरे बेसिकली Cl- FCC तो ही बना रहा है,
Cl माइनस कॉर्नर पे है और Cl माइनस फेस सेंटर पे है, तो Cl माइनस FCC बना रहा है। अरे बना रहा है कि नहीं बना रहा? यही तो FCC होता है। FCC में पार्टिकल्स कहां कहां होते हैं? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, वो Cl माइनस की पोजीशन है। बताओ जल्दी, Cl माइनस के कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 4 होते हैं FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर मिला के। Cl माइनस हो गए 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स प्लस 1/2 इंटू 6 फेस सेंटर। Cl माइनस हो गए 4, 1 + 3 4। अब बात है Na प्लस की। Na प्लस की पोजीशन देख लो पहले कहां है, ध्यान से देखो फिगर को। इस बड़े क्यूब के जो यूनिट सेल है उसमें Na प्लस कहां रखा हुआ है? ब्लू डॉट्स आपको, रेड डॉट्स सॉरी, कहां कहां दिख रहे हैं? ये जो साइड होती है इसको एज भी कहते हैं क्या? एज। Cl माइनस तो FCC में थे, फेस सेंटर और कॉर्नर पे। Na प्लस कहां है? दे आर एट द सेंटर ऑफ एवरी एज, साइड के या एज के सेंटर पे हैं। एज सेंटर्स, बस एज सेंटर पे हैं या और भी कहीं है? एक देखो ये बीच में भी रखा हुआ है, मतलब इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे भी एक Na प्लस है। अब बताओ निकालो Na प्लस कितना। आपको पता करना पड़ेगा कि एज सेंटर पे रखे हुए पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, पता करना पड़ेगा। कोई बोलेगा क्या कितना होगा? 1/4। वेरी गुड। एक रूम की एक साइड ये इस वाली दीवार और ऊपर वाली सीलिंग जहां पे मिल रही है, वो साइड, जैसे ये साइड है, ये साइड कितने रूम्स के बीच में कॉमन है? इस फ्लोर पे अगर देखें तो ये रूम और बगल वाला रूम, उसमें ये वाली साइड कॉमन है, अरे है कि नहीं? और इसके ऊपर वाले रूम के में भी ये साइड कॉमन होगी, बगल वाले रूम के ऊपर भी वाले रूम में भी ये साइड कॉमन होगी। तो कितने रूम्स में शेयर्ड होगी एक कोई एक साइड? 4 रूम्स में। कोई भी साइड समझ लो, ये वाली ले लो, ये वाली साइड कितने रूम्स में कॉमन है? इस रूम में, इसके पीछे वाले रूम में, इसके ऊपर वाले रूम में ये साइड कॉमन है कि नहीं? नीचे की साइड, और जो पीछे रूम इमेजिन किया था उसके ऊपर वाले रूम में। तो 4 रूम्स हैं जिनके बीच में ये साइड कॉमन है। हर एक साइड इज कॉमन इन 4 यूनिट सेल्स। इसका मतलब एज का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4। और कितनी एजेस होती हैं एक क्यूब में? एक क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं, साइड या एज? 12। अरे काउंट कर लो, है ना? 1 1, पीछे वाली 2, वर्टिकल काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4, 4 हो गई। फ्लोर पे आओ, फ्लोर पे, फ्लोर 1 2, पीछे 3 4, ये फ्लोर हो गई, और 4 सीलिंग में 1 2 3 और 4, तो टोटल कितनी हो गई? 12। तो 12 एजेस हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4, प्लस एक बॉडी सेंटर पे है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना? मतलब कितने Na प्लस? 3 इधर और 1, 4। इसका मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ Na प्लस कितने हो गए? 4। और Cl माइनस भी कितने हो गए? 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na4 Cl4। और आयनिक सॉलिड्स के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशो, वो हो गया NaCl। तो ऐसे NaCl का फॉर्मूला आ जाता है। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। आयनिक सॉलिड्स में हमेशा एम्पेरिकल फॉर्मूला ही लिखा जाता है, सिंपलेस्ट रेशो ही लिखा जाता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब सिंपलेस्ट रेशो। बोलो हाँ, ये पूरा ही यूनिट सेल है बालक, छोटी वाली यूनिट रिपीट नहीं हो रही है, ध्यान से देखो। ये देख छोटा वाला क्यूब, इसके कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे, राइट टॉप कॉर्नर पे रेड पार्टिकल है। क्या बगल वाले यूनिट सेल के राइट टॉप कॉर्नर पे रेड पार्टिकल है? नहीं है। तो छोटा क्यूब रिपीट नहीं हो रहा, पूरा का पूरा बड़ा क्यूब रिपीट होगा।
इसलिए पूरा का पूरा ये यूनिट सेल। जोर से बोलो, और जोर से। हम्म, ये क्या हो गया? हाँ तो अरे तो वो डिफेक्टिव सॉलिड है। ऐसा हो सकता है ना कि आइडियल सॉलिड ना हो, हम इमेजिनरी क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसे तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं से भी हटा दो। और ऐसे सॉलिड्स, कोई भी चीज आइडियल होती है क्या? दुनिया में कोई आइडियल है? तुम आइडियल पर्सन हो गया? है ना डिफेक्ट्स, हर एक किसी के अंदर होते हैं, तो सॉलिड के अंदर भी डिफेक्ट्स हमें पढ़ने भी है चैप्टर के एंड में, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो पार्टिकल कहीं से गायब हो गया, पार्टिकल कहीं से खिसक के किसी और पोजीशन में पहुंच गया, ये सारे डिफेक्ट्स होते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली इमेजिन करना है तो मान लो कि वो डिफेक्टिव सॉलिड है, और क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है, कहीं से भी पार्टिकल हटा दो, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़े। ये नोट कर लेना जब स्लाइड मिल जाए, ठीक है? अभी ये पूरा फिगर तो नहीं बना पाओगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो तीन टाइप के यूनिट सेल होते हैं, तीनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले। सिंपल क्यूबिक में कितने पार्टिकल्स? जल्दी बोलो। सिंपल क्यूबिक एससीसी 1, एफसीसी में फेस सेंटर्ड में 4, और बीसीसी में 2। अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है? रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल आर। यूनिट सेल की एज लेंथ अगर ए है और पार्टिकल जो रखा हुआ है कॉर्नर्स पे, सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं, उसकी रेडियस आर है, तो ए और आर में क्या रिलेशन होगा? बोलो। देखो इधर सिंपल क्यूबिक है, पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं, एडजेसेंट कॉर्नर्स टच करते हैं एक दूसरे को, बता चुका हूं ये मैं, दिख भी रहा है यहां पे, कर रहे हैं कि नहीं? एच और ये एडजेसेंट कॉर्नर्स पे तो टच कर रहे हैं। क्यूब, ये क्यूब बना हुआ है, तो कॉर्नर कहां होगा? इस पार्टिकल के सेंटर पे, इस पार्टिकल का सेंटर लाई कर रहा होगा एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ए का सेंटर इस पार्टिकल का स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर लाई कर रहा है इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे। ऐसे ही हर एक पार्टिकल का सेंटर लाई कर रहा है यूनिट सेल के कॉर्नर पे। ये रहा, एडजेसेंट पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं, और ये ए क्या है? यूनिट सेल की एज लेंथ, दिख रहा है ए, दिस इज ए। तो ए क्या हो गया? इस पार्टिकल के सेंटर से इस पार्टिकल के सेंटर की डिस्टेंस। अरे हो गई कि नहीं हो गई? मतलब ए और आर में क्या रिलेशन हो गया? दिस इज टोटल इज ए। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 2r। सिंपल, ए इज इक्वल टू 2r। ए क्या है? यूनिट सेल की साइड, एज की लेंथ, और आर क्या है? रेडियस ऑफ पार्टिकल लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का मतलब पार्टिकल, पार्टिकल की रेडियस आर और एज लेंथ इज ए। इतना भारी भरकम चित्र नहीं बनाना है आपको, अगर कॉपी में बना रहे हो तो ऐसे बना लो। आगे का फेस कुछ ऐसा दिखेगा। कॉपी में लिखना है तो ये डायग्राम बना लो जो मैंने बनाया है, और a इज इक्वल टू 2r सिंस एडजेसेंट पार्टिकल्स टच ईच अदर।
हेडिंग है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल। सिंपल क्यूबिक के लिए रिलेशन भी सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं अब। FCC, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या कॉर्नर करते हैं एक दूसरे को? फेस सेंटर्ड FCC के अंदर क्या कॉर्नर्स टच करते हैं? नहीं करते। तो क्या अब A इज इक्वल टू 2R बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। पार्टिकल टच नहीं कर रहा है, बीच में कुछ गैप होता है। तो कौन से पार्टिकल टच करते हैं फिर? फेस सेंटर उस फेस के सभी कॉर्नर्स को टच करता है, होता है कि नहीं? तो ऊपर वाला फेस देखो, इधर सबको दिख रहा है? कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह तो नहीं आ रहा? दिख रहा है ना सबको? ये ऊपर वाला फेस देखो, ये बीच में रखा हो फेस सेंटर, ये चारों को टच कर रहा होगा, है ना? चारों को टच कर रहा होगा। यह समझाने के लिए बस अभी एक ही इसी लाइन के लॉन्ग टच करा रखा है, बट ये चारों को ही टच करेगा। ADCB सबको टच करेगा। तो AC कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, मैं बना देता हूं। इस तरह से हर एक फेस पे बीच वाला पार्टिकल फेस सेंटर है और वो चारों कॉर्नर्स को टच कर रहा है। अब बताओ, ये तो एज लेंथ हो गई A, रेडियस ऑफ पार्टिकल इज R। A इज इक्वल टू 2R नहीं लिख सकते, तो क्या लिख सकते? A इज इक्वल टू 4R लिख सकते हैं? हाँ, A इज इक्वल टू 4R लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना। ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इस डिस्टेंस के अलोंग ट्रेवल करते हैं। बताओ, इस कॉर्नर से, इधर देखो सब लोग, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस, ये मान लो A है और ये B है, तो A से B की डिस्टेंस A के टर्म्स में, क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो ये अगर A है तो ये भी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना ये। तो AB कितना हो गया? √2a, पाइथागोरस थ्योरम, √2a। और √2a किसके बराबर हो जाएगा? इस रेडियस के टर्म्स में अगर बात करें तो, या इस स्फीयर से चलना शुरू करेंगे तो इसकी रेडियस पड़ेगी, अरे है ना? फिर बीच वाले स्फीयर का डायमीटर पड़ेगा, डायमीटर मतलब 2R। नीचे वाले स्फीयर की रेडियस R, ये 2R, और ये ऊपर वाले स्फीयर का भी रेडियस R। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई AB R के टर्म्स में? 4R। तो √2a इज इक्वल टू क्या हो गया? 4R। या फिर A इज इक्वल टू क्या हो गया? 2√2R। ठीक, A इज इक्वल टू 2√2R। सिंपल क्यूबिक में क्या रिलेशन आया था? A इज इक्वल टू 2R। यहां पे क्या रिलेशन आ गया? A इज इक्वल टू 2√2R। छापो, ये डायग्राम बना लेना जो मैंने बनाया। लिख लिया करो, थोड़ा बहुत लिख लिया, पूरा दिखाओ। बहुत बढ़िया।
तीसरी क्लास तक आते आते थोड़ी हालत टाइट हो जाती तुम्हारी ना, ऐसा है क्या? तो क्या किया जाए? पढ़ना तो है ही, तीसरी क्लास तो हमेशा होगी, केमिस्ट्री की नहीं तो किसी और सब्जेक्ट की होगी। क्या बोलो बोलो, तो मैं समझ में आ जाता तुम्हें? ठीक है बेटा, केमिस्ट्री है, मैथ वैसे ही भारी है, तीसरी क्लास और करवा लो उसकी। चलो कुछ 1-2 वीक बाद बदल जाएगा टाइम टेबल, पहली या दूसरी क्लास हो जाएगी केमिस्ट्री की। चलो एफसीसी की बात हो गई। एफसीसी के बाद अब आ जाते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या यहां पे कॉर्नर्स टच करते हैं एक दूसरे को? नहीं। क्या ये कॉर्नर टच कर रहे हैं? नहीं। बट सारे के सारे कॉर्नर किसको टच करते हैं? जो बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल रखा हुआ है उसको टच करते हैं। तो अब बताओ आप क्या रिलेशन बनाएंगे? अब अगर हम ट्रेवल करें बॉडी डायगोनल के अलोंग, अभी कहां ट्रेवल कर रहे थे इससे पहले? फेस डायगोनल। डायगोनल तो जानते होगे, डायगोनल। ये कौन सा डायगोनल था? फेस के अलोंग। फेस, किसी भी फेस के अलोंग हम ट्रेवल कर रहे थे डायगोनल, तो फेस डायगोनल बोल दिया इसको। ए बी इज बेसिकली फेस डायगोनल। ये सारे टर्म पता होने चाहिए। फेस डायगोनल कई बार क्वेश्चन में दे सकता है कि फेस डायगोनल से आपने एक पार्टिकल हटा दिया, बीच वाला पार्टिकल हटा दिया, तो फेस डायगोनल का क्या मतलब होता है? फेस का डायगोनल इज फेस डायगोनल। अब बीसीसी में आ जाए तो बीसीसी में देखो, बीसीसी में पार्टिकल कॉर्नर पे, सब लोग इधर देखो, पार्टिकल कॉर्नर पे है, हम बॉडी डायगोनल के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब कौन से कॉर्नर से? इस वाले कॉर्नर से उधर, सामने वाला नीचे वाला कॉर्नर वहां ट्रेवल कर रही है, या फिर इस वाले कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर से इधर। समझ गए क्या? तो ये बॉडी डायगोनल है। कितने बॉडी डायगोनल होंगे अच्छा बताओ एक क्यूब के अंदर? एक क्यूब के अंदर कितने बॉडी डायगोनल? 4 बॉडी डायगोनल होंगे। अरे 2 होंगे। अरे 8 कॉर्नर हैं, अपोजिट को ज्वाइन करना है, 2-2 को ज्वाइन कर दोगे 4 बन जाएंगे कि नहीं? कौन से 4? 1 2, देखो इधर, ये वाला कॉर्नर पकड़ो, 1 2, इसने क्या बिगाड़ा है? इसको भी तो लेना है। 2, फिर इसको पकड़ोगे तो उधर ऊपर जाओगे 3, और इसको पकड़ोगे तो उधर ऊपर जाओगे 4। ठीक है, 8 पार्टिकल्स हैं, अपोजिट पार्टिकल को ज्वाइन करोगे तो 4 पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? हाँ, तो किसी भी एक बॉडी डायगोनल के अलोंग ट्रेवल करेंगे हम। तो कॉर्नर से चलना शुरू किया, कॉर्नर किसको टच कर रहा है? बॉडी सेंटर को, और ये बॉडी सेंटर फिर किसको टच कर रहा है? उधर नीचे कॉर्नर रखा हुआ है उसको। इसका मतलब कितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर ली बॉडी डायगोनल के अलोंग? आर के टर्म्स में, आर के टर्म्स में 4r कर ली कि नहीं? एक पार्टिकल की r, फिर बीच में एक पूरा पार्टिकल आएगा बॉडी सेंटर पे, उसकी 2r, और फिर कॉर्नर पे उधर आधा पार्टिकल निकला होगा, ये दिख रहा है r, है ना? इफेक्टिवली इसका r पोर्शन अंदर है। तो r, ये तो स्फेरिकल है, तो अगर ये r है तो ये भी r है, ये भी r है, r, फिर इसकी 2r और इसकी r। तो 4r। और a के टर्म्स में, a कहां है? a ये है, दिस इज a। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल कहां बन रहा है? a, ये 1 a लिखा है, d लिखा है, इसको कुछ और लिख देता हूं, p लिख लो इसको, p। तो इन ट्राइंगल ADP, अगर हम इस हाइपोटेन्यूज की बात कर रहे हैं AD की, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? AD का स्क्वायर, या AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? DP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, है कि नहीं? अब बोलो DP स्क्वायर कितना?
डीपी, डीपी तो एज, एज है, एज सबको दिख रहा है, मतलब ए स्क्वायर। और पी ए क्या है? पी ए इज फेस डायगोनल। अरे बोलो है कि नहीं? पी ए फेस डायगोनल है, और फेस डायगोनल की लेंथ अभी निकाली थी हमने, और कितनी? √2 है। √2 है फेस डायगोनल, तो ये कितना हो गया? √2a का स्क्वायर कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर। a स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट के, तो बच जाएगा √3a, मतलब AD इज बेसिकली बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ हो गई, बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल आपको दिखाए थे अभी, 4 में से सबकी लेंथ होगी ए के टर्म्स में √3a। तो यहां से रिलेशन क्या बन गया? √3a, और आर के टर्म्स में हमने कितने आर काउंट किए थे? 4r, 4r, तो √3a इज इक्वल टू 4r। बीसीसी के लिए रिलेशन आ गया, बीसीसी के लिए लिखो, और डायग्राम लो, सारी डिमांड पूरी की जाएंगी तुम्हारी, घबराओ मत। बॉडी डायगोनल बना देता हूं बस मैं। √3a is equal to 4r for BCC. काफी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हो। सब समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। तो ये तीनों टाइप के यूनिट सेल में ए और आर के बीच में रिलेशन हमने निकाल लिया। 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, पहला था Z इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा है ए और आर के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको टी शर्ट नहीं मिली अभी? नहीं, या पसंद नहीं है? तिलक वाले भैया, क्या नाम है आपका? जोर से। सुमित। हाँ, आपको नहीं मिली टी शर्ट अभी? आज मिली है। पसंद है वैसे? अब पसंद की तो क्या बोलें, देखो पहनना ही है सबको। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है? डेफिनेशन पढ़ो। इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अराउंड एनी पार्टिकल। नियरेस्ट नेबर्स, इसके पड़ोसी,
सबसे पास वाले पड़ोसी कितने हैं किसी पार्टिकल के, वही उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाता है। तो अब तीनों टाइप के यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे हम। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। पहले बना हुआ है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपके सामने। बताओ, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसका पड़ोसी, सबसे पास पड़ोसी कहां बैठा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। बताओ कितनी डिस्टेंस पे है ये क्यूब है ना, क्यूब लग नहीं रहा, देखने में क्यूबॉइड लग रहा है बट है वो क्यूब। इसको मन की आंखों से देखो, ये क्यूब ही दिखेगा। ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है, सारी साइड्स बराबर है, क्यूब है ये। तो अगर मैं रेड वाला पार्टिकल, ये जो हाईलाइटेड है पार्टिकल, इसका नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे है, ए के टर्म्स में अगर बात करें तो ए पे कितने पार्टिकल्स हैं ए डिस्टेंस पे, एक ये है 1, दिखा सबको 1 1 1 ये रहा, 2, इसको ले लूं क्या, नहीं, ये तो √2a पे होगा ना, फेस डायगोनल के अलॉन्ग होगा, इसको छोड़ो। ये वाला ए डिस्टेंस पे है, बिल्कुल है, ये 2 2, और नीचे वाला ये कॉर्नर भी ए डिस्टेंस पे है। बस बस बेटा, यूनिट सेल अकेला होता है कि और भी इसके भाई होते हैं आसपास? आसपास ऐसे बहुत सारे हजारों यूनिट सेल पड़े हुए हैं, तो इसके बगल में भी तो एक यूनिट सेल होगा, होगा कि नहीं होगा? इसको आगे बढ़ाओ, पूरे लेटेस्ट में तो ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल है। तो इस वाले कॉर्नर के बगल में यहां भी तो एक पार्टिकल है कि नहीं है? वो कितनी डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, तो ये काउंट कर लो। क्या ऊपर एक पार्टिकल होगा, इस यूनिट सेल के ठीक ऊपर ऐसा ही एक बक्सा रखा हुआ है, उसका कॉर्नर भी ए डिस्टेंस पे है, तो एक पार्टिकल यहां ए डिस्टेंस पे। 5, और कोई? तुम आगे गए थे ए डिस्टेंस पे, तो पीछे भी तो जा सकते हो ए डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस, तो ये पार्टिकल कौन सा हो गया, छठवां। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर इस रेड वाले पार्टिकल से लेफ्ट साइड जाओगे तुम, लेफ्ट साइड, तो एक पार्टिकल मिलेगा, राइट साइड जाओगे उतनी डिस्टेंस पे दूसरा पार्टिकल मिलेगा, लेफ्ट राइट। फिर आगे पीछे, आगे गए 1 वाला पार्टिकल दिख रहा है, पीछे गए 6 वाला पार्टिकल दिख रहा है, आगे पीछे, समझ गए क्या, ए डिस्टेंस। ऊपर गए ए डिस्टेंस, एक पार्टिकल मिला, और नीचे गए ए डिस्टेंस, एक और पार्टिकल मिला। ये सब सारे पार्टिकल, 6 पार्टिकल्स कितनी डिस्टेंस पे हैं, ए डिस्टेंस पे हैं। कोई और पार्टिकल इसके अलावा बताओ, कहीं पे भी ए डिस्टेंस पे हो तो, कोई डाउट तुम्हें आ रहा हो तो बताओ। यही 6 पार्टिकल मिलेंगे ए डिस्टेंस पे। तो इसके जो नियरेस्ट नेबर्स हो गए, नियरेस्ट नेबर्स, डिस्टेंस और पार्टिकल्स, जो सबसे पास है उनको मैं 1 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फर्स्ट 1, डिस्टेंस है उनकी कितनी, ए, और ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं, 6, तो यही इसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बोलेगा कि ठीक है, नियरेस्ट नेबर्स तुमने ढूंढ लिए, अब उसके नेक्स्ट पड़ोसी बताओ, सबसे पास वाले पड़ोसी तो ढूंढ लिए, अब उसके बाद कहां है पार्टिकल्स, तो सेकंड, अब सेकंड कैटेगरी के पार्टिकल्स, डिस्टेंस बताओ पहले, ए के बाद अब पार्टिकल्स कहां मिलेंगे तुम्हें, नेक्स्ट डिस्टेंस √2a पे। √2a कहां है, √2a कहां है, ये रे फेस डायगोनल, इस ए के बाद अब इसी का नंबर आएगा √2a का, इससे पहले कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा, तो √2a डिस्टेंस पे पार्टिकल मिलेंगे। अब कोई बताना चाहेगा कि कितने पार्टिकल मिलेंगे √2a डिस्टेंस, हाँ कितने पार्टिकल, कितने आदमी, 8 दिख गए। और देखो 3D का, अब 3D का चश्मा लगाओ तो देखो शायद बढ़ जाएंगे। कितने पार्टिकल्स, 12,
वेरी गुड, जिन लोगों ने इमेजिन कर लिया बहुत शानदार। देखो समझा देता हूं एक बार। रूट 2a से अभी हम कहाँ आए थे, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे। अब रूट 2a से इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे भी तो आ सकते हैं, आ सकते हैं। डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं। ये था भाई रूट 2a तुम्हारा। अब रूट 2a से इधर आ जाओ, ये कह रहा। फिर ये इस पार्टिकल से आप कहां गए, जैसे कि ये वाला कॉर्नर था, तो इस कॉर्नर से तुम कहां आए थे, उधर रूट 2a। और कहां गए थे, बगल वाले रूम के अपोजिट कॉर्नर पे, फेस डायगोनल के अलोंग रूट 2a। अभी आप पीछे वाले रूम के अपोजिट कॉर्नर पे भी तो जा सकते हो, मतलब रूट 2a आप इधर की तरफ जा सकते हो और रूट 2a आप इधर की तरफ जा सकते हो। ये कौन सा प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्स वाई प्लेन मान लो इसको। एक्स वाई प्लेन में हम कहां आए, इधर इधर देखो सब लोग, रूट 2a इधर है ना, रूट 2a इधर, रूट 2a फिर पीछे की तरफ और रूट 2a पीछे की तरफ दूसरी साइड। ये कौन से प्लेन है, चार पार्टिकल्स रूट 2a पे कहां मिल गए आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक्स वाई प्लेन बोल दो इसको। अब बताओ, अगर आप इस पार्टिकल से, रेड वाले पार्टिकल से इस येलो पार्टिकल तक जाओगे, येलो पार्टिकल, तब भी ये डिस्टेंस कितनी होगी, रूट 2a। ये भी तो फेस डायगोनल है, ये भी क्या हो गई, रूट 2a। ये डिस्टेंस भी क्या होगी, इधर एक जो पार्टिकल बैठा हुआ है, ये डिस्टेंस भी क्या होगी, बोलो, रूट 2a। अरे होगी कि नहीं, फेस डायगोनल रूट 2a। फिर ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ, अभी हम कहां ट्रेवल कर रहे हैं, इस कॉर्नर को देखो, इस कॉर्नर को पकड़ो, तो रूट 2a ये वाला, रूट 2a बगल वाले रूम में, इस तरह से। जहां समझ में नहीं आया वहां पूछ सकते हो कि सर सब हवा हवा हो रहा है, हवा हवा तो नहीं हो रहा, इस वाले कॉर्नर से मुझे इस कॉर्नर तक जाना है, तो रूट 2a डिस्टेंस। अब वर्टिकल प्लेन देख रहा हूं ना, पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में 4 गिना चुका हूं, अब वर्टिकल प्लेन में 4 ढूंढने हैं। तो वर्टिकल प्लेन में देखो 4, अगर इस कॉर्नर की हम बात कर रहे हैं तो ये रहा रूट 2a वाला, ऐसे बगल वाले रूम में रूट 2a होगा। फिर ऊपर भी तो रूट 2a होगा, ऊपर वाले रूम के, जिसमें ये कॉर्नर नीचे वाला है, तो ऊपर वाले रूम के कॉर्नर पे चले जाओ, रूट 2a डिस्टेंस। और फिर जो बगल वाला रूम था उसके ऊपर जो रूम है, उस वहां पे रूट 2a डिस्टेंस चले जाओ। मतलब कुछ इस तरह से, इस पार्टिकल है तो ये नीचे वाला रूम, नीचे वाले 2 रूम रूट 2a, और ये ऊपर वाले 2 रूम रूट 2a है कि नहीं, सारे के सारे रूट 2a। तो यहां 4 पार्टिकल आपको ऐसे मिल जाएंगे वर्टिकल प्लेन में। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, एक ये वर्टिकल प्लेन हो गया। अब वो एक और प्लेन बचा, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, और एक और होगा एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन मान लो ये है, ये वाला प्लेन भी तो होगा एक्स जेड प्लेन। तो वो उसमें पार्टिकल्स कहां हैं, इस रेड वाले पार्टिकल से इस की डिस्टेंस, ये एक फेस है, फेस डायगोनल के अलॉन्ग हम आएंगे, तो ये भी तो रूट 2a है, बोलो है कि नहीं। तो 4 यहां मिल जाएंगे, 4 पार्टिकल, 1 इसके पीछे, आगे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 4 पार्टिकल कहां मिले थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। 4 पार्टिकल कहां मिले फिर, वर्टिकल प्लेन में, ऐसे वर्टिकल एक्स वाई प्लेन में, और उसके वाई जेड प्लेन में। और उसके बाद 4 पार्टिकल कहां मिले, एक्स जेड प्लेन में, इस तरीके, इस वाले प्लेन में। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, और तीनों में 4-4 पार्टिकल रखे हुए हैं रूट 2a डिस्टेंस पे। तो रूट 2a पर रखे हुए पार्टिकल्स की संख्या हो गई 12। क्या इनको नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कह सकते हैं, पड़ोसी का पड़ोसी, नियरेस्ट नेबर्स क्या, एन एन, एन एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं नियरेस्ट नेबर्स, ये हो गए नियरेस्ट नेबर्स एन एन। और ये क्या हो गए, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, ट्रिपल एन, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर के बाद। अब बताओ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स 4n, ये कितनी डिस्टेंस पे मिलेंगे, 1 मिलेगा। क्या रूट 3a डिस्टेंस पे भी पार्टिकल्स हैं,
√3 है डिस्टेंस का मतलब बॉडी डायगोनल, अरे है कि नहीं? इस कॉर्नर से अपोजिट बॉडी डायगोनल के लॉन्ग चले जाओ, बॉडी डायगोनल जो मैंने अभी बताए थे। तो हम यूनिट सेल जो काउंट कर रहे हैं वो 4 यूनिट सेल तो इसी फ्लोर पे काउंट कर रहे हैं, है ना, और 4 यूनिट सेल इसके ऊपर वाले फ्लोर पे काउंट कर रहे हैं। तो देखो उन सब के इससे बॉडी डायगोनल के अलोंग ट्रेवल करके अपोजिट पार्टिकल ढूंढ लेना है। कौन सा है बॉडी डायगोनल के अलोंग? ये रेड पार्टिकल से कहां जाएंगे हम? ये आगे वाले पार्टिकल तक। पीछे वाले पार्टिकल तक अगर जाएंगे तो फेस डायगोनल के अलोंग जा रहे हैं, और आगे वाले पार्टिकल तक जाएंगे तो किसके अलोंग जा रहे हैं? बॉडी डायगोनल के अलोंग। और बॉडी डायगोनल, बॉडी को क्रॉस करोगे ना, पूरा पूरा बॉडी से पास होते हुए जाओगे, तो बॉडी से पास होते हो गए मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की तुमने? √3 है। अरे की के नहीं? तो √3 है डिस्टेंस पे इस वाले यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल, फिर इस वाले यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल, फिर इसके पीछे वाले यूनिट सेल का, इसके पीछे वाले यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल, इस वाले के पीछे वाले यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल। ये चारों यूनिट सेल जो मैंने आपको दिखाए, 2 आगे और 2 इनके पीछे, ये चारों यूनिट सेल कहां है? एक ही फ्लोर पे है ना। और अब 4 यूनिट सेल जो 4 नीचे रखे थे उनके ये ऊपर एक एक रख दो, तो टोटल 8 यूनिट सेल हो जाएंगे। जैसे 4 ऊपर रखे आपने, उसके बॉडी डायगोनल के अलोंग ट्रेवल करोगे तो भी √3 है, पीछे ऐसे हर एक के अलोंग ट्रेवल कर लोगे ऊपर भी, तो 4 √3 है ऊपर मिल जाएंगे और 4 √3 है नीचे मिल जाएंगे, मतलब √3 है डिस्टेंस पे नेक्स्ट पार्टिकल्स मिले। और वो कितने? 8। और मजे लेने? हाँ, अब बताओ इसके बाद कहां मिलेंगे पार्टिकल्स? अब नहीं मिलेंगे, अब मिलना बंद हो गए। अबे लेटिस तो बहुत बड़ा है, उसके बाद भी तो कुछ पार्टिकल्स होंगे। अब इस यूनिट सेल के खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, अगले यूनिट सेल का तो कोई पार्टिकल होगा। कितनी डिस्टेंस पे होगा? देखो अभी तक क्या बना रहा है? ए, फिर √2a, फिर √3a, तो अब क्या बन जाएगा? √4a। √4a का मतलब क्या? 2a। 2a डिस्टेंस पे कहां होगा पार्टिकल? इस रेड वाले पार्टिकल से पहले आप a डिस्टेंस क्रॉस करोगे, फिर से a डिस्टेंस क्रॉस कर जाओ। अरे है ना, a डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल मिले थे हमें? ये लिखा हुआ है a डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल मिले थे? 6। तो 2a डिस्टेंस पे भी कितने पार्टिकल मिल जाएंगे? 6। जैसे 6, बस इतना बहुत है। ये सबसे नीचे मैंने लिखा है 4, तो 4 के लिए लिख देता हूं मैं 5 बार n, और वो है √4a डिस्टेंस पे, मतलब 2a डिस्टेंस पे, और पार्टिकल्स कितने हैं? 6। बस। सिंपल क्यूबिक में आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बोलो आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हमेशा नियरेस्ट नेबर्स ही बताने होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। बस अब समझ लो, रट लो, जैसे भी करना है, 6 नंबर याद रखना। सिंपल क्यूबिक की बात हो गई। अब आ जाते हैं, आगे बढ़े। ये वही सिंपल क्यूबिक ही समझा रखा है। देखो यहाँ पे 6 पार्टिकल्स जो नियरेस्ट नेबर्स हैं, दिख रहे हैं ना अब तो साफ साफ। मैं एक यूनिट सेल लेके बता रहा था, इसने वो 8 यूनिट सेल बना दिए जो मैं दिखाना चाह रहा था, 4 नीचे वाली फ्लोर पे और 4 ऊपर वाली फ्लोर पे। तो इस बीच ये रेड वाले पार्टिकल के ए डिस्टेंस पे एक पार्टिकल आगे, एक पीछे, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक ऊपर और एक नीचे, ये 6 पार्टिकल्स हो गए। चलो, तो ये सिंपल क्यूबिक की कहानी यहां तक खत्म। अब आ गया बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हमें बताने नियरेस्ट नेबर्स। बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल को पकड़ लो, सब देखो इधर। बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल क्या किसी को टच कर रहा है? बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल किसी को टच नहीं कर रहा। अरे ये तो उसका सिर्फ सेंटर बना हुआ है, पार्टिकल तो बड़ा होता है, दिखाया था ना थोड़ी देर पहले। ये रहा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर 8 कॉर्नर्स को टच करता है कि नहीं करता? तो अगर टच कर रहा है मतलब उससे पास क्या होगी डिस्टेंस? सबसे पास तो वही हो गई डिस्टेंस। जब टच ही कर दिया तो नियरेस्ट डिस्टेंस तो वही है। कितने पार्टिकल्स को टच करता है बॉडी सेंटर? 8 पार्टिकल्स को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहां पे? 8। ये तो बॉडी सेंटर के लिए बताया मैंने। कॉर्नर टच करता है कि 8 पार्टिकल्स को? अगर कॉर्नर 8 पार्टिकल को टच करता है तब तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, और अगर डिफरेंट होगा तो फिर हमें 2 कोऑर्डिनेशन नंबर बताने पड़ेंगे। बताओ, तुम बताओ, क्या कॉर्नर 8 पार्टिकल को टच करता है? क्या ये कॉर्नर पीछे वाले कॉर्नर को टच कर रहा है? नहीं। 2 कॉर्नर बॉडी सेंटर में या फेस सेंटर में टच नहीं करते हैं। कॉर्नर किसको टच करता है? सिर्फ बॉडी सेंटर को। तो एक कॉर्नर कितने बॉडी सेंटर को टच कर रहा है? एक कॉर्नर एक ही बॉडी सेंटर को टच कर रहा है। ध्यान से सोचो, 3D का चश्मा लगाओ। अब देखो फिर से रूम पकड़ लो अपना। कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर किसको टच कर रहा है? इस रूम के बॉडी सेंटर को। अरे है कि नहीं? लेकिन क्या ये कॉर्नर सिर्फ इसी रूम में है? नहीं। ये हर एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल में कॉमन होता है? 8 यूनिट सेल में। 4 इस फ्लोर पे और 4 ऊपर वाले फ्लोर पे। तो वो हर एक यूनिट सेल के, ये 8 यूनिट सेल जो है, हर एक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा कोई भी कॉर्नर। बोलो कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? अगर ये कॉर्नर इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को टच कर रहा है तो बाकी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर ने क्या बिगाड़ा है? सारे यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल में ये कॉर्नर कॉमन है कि नहीं है? कॉमन है। हर एक यूनिट सेल में ये वाला कॉर्नर 8 यूनिट सेल में कॉमन है। इसके बॉडी सेंटर को टच कर रहा है। इसके बगल वाले रूम के बॉडी सेंटर को भी टच कर रहा होगा। इसके पीछे जो रूम है उसके बॉडी सेंटर को भी टच कर रहा होगा, और बगल वाले के पीछे जो रूम है उसके बॉडी सेंटर को भी टच कर रहा होगा। आ रही है बात समझ में? ये कॉर्नर है मान लो, तो इसने अपने इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को टच किया, बगल वाले यूनिट सेल के बॉडी सेंटर को टच किया, एक इसके आगे होगा उसके बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा आगे कहीं, और यहां भी एक आगे होगा उसके भी बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। समझ गए? और ऐसे ही 4 ऊपर होंगे। 4 ऊपर, ये वाला ऊपर वाले रूम के बॉडी सेंटर को टच कर रहा है। समझ गए? ऐसे ही बगल वाले 4 ऊपर। तो कितने कॉर्नर भी कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है? 8 पार्टिकल्स को। तो सभी पार्टिकल्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। एवरी कॉर्नर टचेज 8 बॉडी सेंटर्स। And every body center touches 8 corners. लिखो। सबको बैठ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे एफसीसी की बारी। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है अब।
तो एफसीसी में अगर किसी भी फेस के अलोंग हम देखें तो कुछ ये सिचुएशन होती है। मतलब फेस सेंटर की किसी एक कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी है? 2r। और a के टर्म्स में अगर बात करें तो ये r ओवरऑल फेस डायगोनल कितना होता है? √2a। और फेस डायगोनल का आधा हो जाएगा ये दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। अरे है कि नहीं? एक कॉर्नर की फेस सेंटर से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, मतलब बॉडी डायगोनल का आधा, मतलब √2a/2। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड फेस सेंटर। इसका मतलब कितना? a/√2। अब ये बताओ, फेस सेंटर कॉर्नर को टच करता है, ठीक है, जिनके बीच में डिस्टेंस a/√2 आ रही है। अगर यही डिस्टेंस a/√2 कहीं और भी आ जाए, मतलब वो पार्टिकल्स भी एक दूसरे को टच करते होंगे, यही क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। अगर फेस सेंटर की डिस्टेंस किसी और टाइप के पार्टिकल से भी a/√2 आ जाए, इसका मतलब वो पार्टिकल्स भी टच कर रहे होंगे। तो निकालो आप, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है इस ब्लैक वाले फेस सेंटर से, ये फेस सेंटर कौन सा है? ये वाला, ये वर्टिकल फेस है, वर्टिकल फेस, उसका सेंटर, ये रहा फेस सेंटर। इसकी डिस्टेंस मैं इस वाले फेस सेंटर से निकालना चाहता हूं। मतलब सीलिंग है, सीलिंग, उसका फेस सेंटर, और एक दीवार ले लो, ये दीवार, इस वाली दीवार का फेस सेंटर। इन दोनों फेस सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? कितनी होगी ये वाली डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये मुझे निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है यहां पे। ये डिस्टेंस निकाल लो तुम, और ये डिस्टेंस निकाल लो। बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? ये साइड कितनी है? ए, उसका आधा ही तो है ये फेस सेंटर से। साइड की डिस्टेंस कितनी? a/2। ये डिस्टेंस भी कितनी? a/2। तो इसका मतलब बॉडी, ये जो डायगोनल डिस्टेंस है कितनी हो गई? √a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन टू फेस सेंटर्स। और वो फेस सेंटर्स कैसे हैं? एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट। आमने सामने वाले फेस सेंटर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? इस दीवार के फेस सेंटर से इसकी अपोजिट दीवार के फेस सेंटर के बीच में कितनी डिस्टेंस है? a, क्यूब की साइड। इस दीवार के फेस सेंटर से अपोजिट दीवार के फेस सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? a। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? इस दीवार के फेस सेंटर से सीलिंग का फेस सेंटर, या इस दीवार के फेस सेंटर से इसका जमीन का फेस सेंटर, फ्लोर का फेस सेंटर। तो ये डिस्टेंस कैसे निकाली हमने? ये डिस्टेंस है a/2, और ये नीचे वाली डिस्टेंस भी a/2। तो ये डायगोनल की डिस्टेंस कितनी आ गई? ये कितनी आ गई? सेम आ गई कि नहीं? a/√2। अरे आ गई क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फेस सेंटर्स। इसका मतलब यह बताओ कि एडजेसेंट फेस सेंटर्स भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? फेस सेंटर कॉर्नर को तो टच करता है। एफसीसी में फेस पे रखा हुआ पार्टिकल कॉर्नर को तो टच करता है, जिसमें कि डिस्टेंस a/√2 आती है। लेकिन क्या एडजेसेंट फेस सेंटर भी टच कर रहे हैं? अरे कर तो रहे हैं, डिस्टेंस निकाल ली ना, दोनों में बराबर आई। एडजेसेंट फेस सेंटर भी कितनी डिस्टेंस में? a/√2 पे। इसका मतलब ये जो इस दीवार का फेस सेंटर है वो किसको टच कर रहा होगा? बगल वाला फेस सेंटर कौन है इसका? नीचे वाला, और ऊपर वाला, और कौन सा? ये बगल वाली दीवार भी तो है कॉमन। तो इस दीवार, ये वाली जो ब्लैक बोर्ड का फेस सेंटर होगा वो
इस साइड की दीवार का फेस सेंटर भी टच कर रही होगी और इस साइड का भी फेस सेंटर टच कर रही होगी। मतलब इस दीवार के साथ जिस जिसकी साइड कॉमन है, एक दीवार की कितनी साइड होती है? ये जो दीवार है तुम्हारे सामने है, इसकी कितनी साइड है? एक ऊपर वाली साइड, फिर ये वर्टिकल, फिर ये नीचे वाली साइड और फिर ये दूसरी वर्टिकल साइड। चार साइड हैं, ये चार साइड शेयर हो रही है ना बाकी चार दीवारों के साथ। उन चारों दीवारों को देख लो, उन चारों के फेस सेंटर को इस दीवार का, सामने वाली दीवार का फेस सेंटर टच कर रहा है। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सामने वाले दीवार का जो तुम्हें दिख रही है उसका फेस सेंटर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस किस को टच कर रहा है? फ्लोर के फेस सेंटर को, ऊपर सीलिंग के फेस सेंटर को, इस वाली दीवार के फेस सेंटर को और इस वाली दीवार के फेस सेंटर को। इसका मतलब एडजेसेंट फेस सेंटर्स भी टच करते हैं एफसीसी के अंदर। तो अब हमें निकालने थे क्या, हमारा मुद्दा क्या था? नियरेस्ट नेबर्स निकालने का। नियरेस्ट नेबर्स, तो नियरेस्ट नेबर्स निकालने के लिए हमें वो सारे पार्टिकल्स ढूंढ लेने होंगे जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बताओ, इस फेस सेंटर को पकड़ो, ब्लैक वाले फेस सेंटर को। इस पार्टिकल को टच करता है, फेस सेंटर कॉर्नर को टच करता है ना, तो ये पार्टिकल नंबर 1 जो इसका नियरेस्ट नेबर है। चार कॉर्नर्स, इन चारों को ये टच कर रहा होगा जिनका ये फेस सेंटर है। तो 1 2 3 4 चार पार्टिकल तो ये हो गए जिनको ब्लैक फेस सेंटर टच कर रहा है। फिर मैंने कहा कि एडजेसेंट फेस सेंटर्स भी टच करते हैं। एडजेसेंट फेस सेंटर्स अभी दिखाए थे, एक रूम में कितने होते हैं? 4, है कि नहीं? आए वो लेफ्ट साइड वाला रूम, ये रहा लेफ्ट साइड वाला यूनिट सेल। यहां से अगर शुरू कर दें तो 5 6, ये कहां है पार्टिकल? आगे वाले फेस के सेंटर पे 6, और ये वाला पार्टिकल कहां है? पीछे वाले फेस के सेंटर पे। इसके बगल में है कि नहीं? बगल में है बिल्कुल। जैसे ये है उतनी ही दूर 7 वाला होगा, जितनी डिस्टेंस पे 6 है उतनी डिस्टेंस पे 7 वाला है। और ये नीचे वाला 8, 1 2, ये क्या था? 3, ये था 4, 8 पार्टिकल्स हो गए। अभी तो लेफ्ट वाले रूम में देखा था, अब राइट वाले रूम में आ जाओ। इधर इधर यहां भी 4 पार्टिकल्स हैं जिनको ये फेस सेंटर टच कर रहा होगा। मतलब कितने पार्टिकल हो गए? यहां भी नंबर लिख देता हूं मैं, 8 यहां हो गए थे, 9, एक ऊपर एक नीचे 10, ये आगे होगा 11 और ये पीछे 12। मतलब एक फेस सेंटर कितने पार्टिकल्स को टच करता है? 12। टच करना मतलब डिस्टेंस कितनी है? a/√2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहां पे? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। किसी भी फेस सेंटर को देख के आप ये समझ सकते हो। ऐसे बना लो, ये डायग्राम बना लो, 2 क्यूब बनाना बगल बगल में और ऐसे 12 पार्टिकल बना के नंबर लिख लेना उन पे। बोलो, क्या बालक? एक फेस सेंटर 4 कॉर्नर को टच करता है। ये रहे 4 कॉर्नर, देख, जिस फेस का सेंटर है उसके चारों कॉर्नर को टच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो वो रहे, ये कौन से 4 कॉर्नर है ब्लैक के रिस्पेक्ट में? 1 2, पार्टिकल नंबर देख, पार्टिकल नंबर 1 2 3 4, है कि नहीं? 4 कॉर्नर और 4 फेस एडजेसेंट फेस सेंटर्स लेफ्ट वाले रूम में और 4 एडजेसेंट फेस सेंटर्स राइट वाले रूम में। तो टोटल 12। नंबर लिख दिया है, इसलिए बोल रहा हूं कि नंबर लिख ले कॉपी में, डायग्राम बना के। कहां है 12? दिखने चाहिए। अभी से 5-10 दिन बाद सब एक जैसे लगने लगेंगे। 12 12 9 2 11।
बनाओ, बाद में बनाओगे। इनको नोट्स दिलवाओ, ये नोट्स ही नहीं मिल रहे। अरे ये पीपीटी मिलती नहीं है बच्चों को, किसको भेजते हो आप? मिल रही है तुम्हें? मिल रही है? कहाँ मिलती है? ईमेल आईडी पे, ऐप में? बाकी लोगों को एक्सेस आ गया ऐप का? हाँ, तुम्हें कहाँ से मिला था एक्सेस? अपने आप? कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिले होंगे। अरे लॉगिन करने के लिए पासवर्ड, यूजर आईडी। तो जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है वो पता करो ऑफिस में। हाँ, ये तो इनके पास गई होगी ना, आज मिलेगी। ठीक है, डीपीपी मिल जाएगी तुम्हें आज। एक डीपीपी मिलेगी आज तुम्हें, क्लास के बाद बैठे रहना। और इसमें मैं होमवर्क भी दे ही देता हूं तुमको। अभी तो तुम डीपीपी 1 ही कर लो, बाकी मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। अभी डीपीपी 1 करना आज के लिए होमवर्क है, ठीक है? डीपीपी 1 सिंपल सी है। सेकंड क्लास से तो पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने, उससे पहले तो ऐसे ही फर्स्ट क्लास का रिपीट भी किया था। सेकंड क्लास से ही तो, अरे सेकंड क्लास से ही तो काम की बात स्टार्ट हुई थी ना। फर्स्ट क्लास में तो ऐसे ही जनरल परिचय था और थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था, इसमें क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड की डेफिनेशन बताई थी और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस किए थे। तो वो तो मैंने नेक्स्ट क्लास में ही बताया था, इसलिए रिपीट किया था। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, उसका रीजन फर्स्ट क्लास नहीं है, उसका रीजन फिर कुछ और है। देखो आज ऐप का एक्सेस मिल गया तुम्हें, अभी पता कर लेना क्लास के बाद कि मुझे ऐप का एक्सेस चाहिए और आज ही चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो तुम्हारे पास अगर टाइम है तो मैं अवेलेबल हूं क्लास के बाद भी, ठीक है? कोई समस्या है, किसी को भी कोई समस्या है क्लास में? अरे रुक जाओ, अभी कहां बस्ता बांध रहे हो? किसी को भी अगर कोई समस्या है क्लास से रिलेटेड, को समझ में नहीं आ रहा, कोई और समस्या जीवन में तुम्हारे, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं, क्लास के दौरान भी क्लास के बाद भी। आप कभी भी आके बात कर सकते हो। क्लास के बाद नीचे फर्स्ट फ्लोर पे फैकल्टी रूम में मैं कहीं मिल जाऊंगा, आप किसी से पूछ लेना। नाम तो जानते ही हो, हर पीपीटी पे पहले लिखा होता है। लेकिन ब्रेक में तो खाना खाने से और घूमने से फुर्सत नहीं है तुम्हें। लो देख लो, मिला लो, सेम आदमी पढ़ा रहा है ना। ये लिखा है नाम, आदित्य रघुवंशी। फोटो मैच नहीं कर रहा है? हाँ तो ऐसे ही होता है, दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। खत्म करते हैं वीकली क्लास। ये तो जानते ही हो तुम, है ना? उसके बाद धन्यवाद, टाटा बाय बाय।